हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में समझेंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के भाग 5 यानी पार्ट 5 के अंतर्गत यानी 5 के अंतर्गत दिया है, जिसमें चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 के अंतर्गत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 148 यानी 148 से लेकर 151 तक में दिया गया है, यानी 151 तक में दिया गया है। आगे हम देखेंगे कि जो भारत का जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है और इसका क्या कार्य होता है, और इसके बारे में जो है इसकी शक्तियाँ और कर्तव्य क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इसको जो है शॉर्ट में CAG बोलते हैं, यानी कैग CAG। CAG का अपॉइंटमेंट देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 148 यानी अनुच्छेद 148 या आर्टिकल 148 में जो है इसमें जो है CAG यानी महालेखा परीक्षक के अपॉइंटमेंट की बात की गई है, या इस अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं CAG की नियुक्ति सबसे पहले कौन करता है। तो CAG की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि CAG की जो नियुक्ति होती है, महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति जो CAG की नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और इनकी हटाने की जो है प्रक्रिया देख लेते हैं। तो हटाने की जो प्रक्रिया है वह, और इसके हटाने के क्या आधार हैं। तो CAG के हटाने की जो प्रक्रिया और आधार वही होंगे जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए होते हैं। यानी जो प्रक्रिया और आधार, यानी प्रक्रिया और आधार, प्रोसीजर और ग्राउंड, यानी किन आधारों पर हटाया जाएगा, वह वही प्रक्रिया और आधार होंगे जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए होते हैं। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा और जिस आधारों पर भारत का जो है न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है हटाया जा सकता है, उसी प्रक्रिया से जो है भारत के CAG को हटाया जा सकता है। यानी जो CAG होता है, इसको अपॉइंट तो यानी इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है कि जो ये मतलब इच्छा के अनुसार जो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत जो होता है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक ये अपने पद पे रहेंगे, वो लागू नहीं होता है। इनकी प्रक्रिया जो है हटाने की वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। अगला देखते हैं कि इनकी नियुक्ति हो गई और पद से हटाने की प्रक्रिया हो गई। अगला देखते हैं जो आर्टिकल 148 में दिया गया है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा। इनको शपथ भी दिलाई जाती है, जो संविधान की जो है 3री अनुसूची में शपथ का प्रावधान दिया गया है। तो राष्ट्रपति इनको जो है शपथ दिलाएगा, या राष्ट्रपति के द्वारा जो है कोई भी प्राधिकृत या ऑथराइज व्यक्ति जो है इनको शपथ दिलाएगा। शपथ के बाद इनका कार्यकाल जो होता है वो, या तो ये अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं या 6 वर्ष तक रह सकते हैं, इसमें से जो भी पहले हो। और ये जो है अपना त्यागपत्र यानी रिज़ाइन भी कर सकते हैं, यानी त्यागपत्र भी दे सकते हैं। त्यागपत्र जो है अपना जो है राष्ट्रपति को देंगे। यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो CAG बनाया जाएगा वो मंत्रिमंडल का जो है मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य नहीं होता है। यानी मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य CAG नहीं नियुक्त किया जा सकता है। और आगे देख लेते हैं कि वेतन और भत्ते क्या होंगे, सेवा की शर्तें। तो CAG का जो वेतन हो और सेवा शर्तें होती है जो संसद विधि द्वारा उधारित करे, यानी संसद जो है विधि बनाकर जो है इनकी जो है वेतन यानी सैलरी और सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकती है। और CAG के जो कार्यालय होगा, कार्यालय में जो भी प्रशासनिक जो कर्मचारी होंगे और जो अधिकारी होंगे, इनका जो वेतन होगा और इनकी जो सेवा की शर्तें और भत्ते जो होंगे, इनकी जो वेतन और जो पेंशन और ये सारा होगा, वो भारत की संचित निधि पर आधारित होंगे। यानी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे उससे मतलब उससे दिए जाएंगे। तो ये सारी प्रावधान जो है
आर्टिकल जो है 148 के तहत जो है दिए गए हैं भारतीय संविधान के। अगला कुछ जो है इसमें इम्पॉर्टेंट बातें और देख सकते हैं कि सीएजी अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद पर नियुक्त करने का पात्र नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एक जो है निर्बंधन लगाया गया या रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि जो सीएजी होगा वो अपने पद से अगर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद जो है भारत सरकार या किसी राज्य सरकार जो उसे और किसी जो है सरकारी पद पे जो है नियुक्त नहीं कर सकती हैं या वो नियुक्ति के योग्य नहीं रह जाएगा, मतलब अपात्र हो जाएगा। तो ये सारी प्रावधान जो है आर्टिकल 148 के तहत दिया गया है कि सीएजी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा और उसका जो है इसका कौन कैसे पद से हटाया जाएगा और शपथ कैसे दिलाई जाएगी और त्यागपत्र किसको देगा, उसका कार्यकाल कैसा है। तो ये सारा जो है 148 आर्टिकल के तहत दिया गया है। अगला हम देखते हैं आर्टिकल 149 यानी 149 आर्टिकल के तहत जो है यह बताया गया है कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सीएजी के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या होंगी, यानी ड्यूटीज़ एंड पावर्स के बारे में जो है इसमें प्रावधान किया गया है। तो देख लेते हैं 149 में इसकी क्या क्या जो है कर्तव्य होंगे और क्या शक्तियाँ होंगी। तो इसमें जो है कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी के या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा या उसके अधीन भेज जाए। मतलब यहाँ इसमें ये कहा गया है कि इसके वही और कर्तव्य और शक्तियाँ होंगी, उन्हीं कर्तव्य और शक्तियों का जो है प्रयोग करेगा जो मतलब संसद विधि बनाकर इसको जो है मतलब कि प्रदान करती है। तो ये आर्टिकल 149 में हो गया। अगला देखते हैं आर्टिकल 150 यानी 150 में क्या कहा गया है। 150 में जो है संघ के और राज्यों के लेखाओं का जो है प्रारूप दिया गया है, यानी फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स, यानी उसका फॉर्म क्या होगा। तो इसमें ये बताया गया कि संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह पर विहित करें। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो फॉर्म इसमें जो है सीएजी की सलाह पर जो है निर्धारित किया जाएगा, उसी फॉर्म में जो है लेखाओं को रखा जाएगा। तो ये आर्टिकल 150 हो गया, यानी अनुच्छेद 150 हो गया। अगला देखते हैं कि अनुच्छेद 151 यानी अनुच्छेद जो है 151 में संपरीक्षा प्रतिवेदन यानी ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में प्रावधान किया गया कि जो कैग होगा सीएजी वो अपनी रिपोर्ट जो है किसको सौंपेगा, क्योंकि जो सीएजी होता है वो राज्य सरकार के लेखाओं की जांच और केंद्र सरकार के लेखाओं की जांच दोनों की जांच कर सकते हैं। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होगी तो सीएजी जो है अपना ऑडिट रिपोर्ट जो है संघ के लेखा रिपोर्ट यानी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राज्य की जो लेखा रिपोर्ट होगी वो राज्यपाल को सौंपेगा। तो यहाँ पे जो कैग की रिपोर्ट होती है, कैग अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद जो राष्ट्रपति हैं वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है ये ऑडिट रिपोर्ट को जो है रखवाता है और इस पर चर्चा होती है। इसी प्रकार जो है राज्यपाल है सीएजी यानी सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, यानी प्रस्तुत करवाएगा और उस पर चर्चा होगी। तो ये जो है प्रश्न जो है विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो लोक लेखा यानी जो ये कैग की रिपोर्ट होती है यानी सीएजी जो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो केंद्र सरकार की जो लेखा की रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को और जो राज्य की लेखा की रिपोर्ट होती वो राज्यपाल को, क्योंकि आर्टिकल 151 में जो है यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है या स्पष्ट से ही इसका प्रावधान कर दिया गया है। यहाँ पे कैग के बारे में कुछ
और प्रावधान हम देखते हैं जिसमें जो है CAG यानी जो कैग होता है, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वह जो है भारत के लेखा विभाग का जो है प्रधान होता है। और यह केंद्र और राज्य सरकार, जैसा पहले मैंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खर्चों की जो है जांच करता है। और जो CAG की रिपोर्ट की जांच जो होती है वह जो है लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति जो है ये संसद की समिति होती है। ये CAG की रिपोर्ट की जो है जांच करती है। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने देखा कि भारत का जो CAG है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी जो है भारतीय संविधान में प्रावधान अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में दिया गया है। अगला जो है 151 तक में दिया गया, और इसमें जो है अपॉइंटमेंट से लेकर उसका कार्यकाल और उसकी शक्तियाँ और फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में हमने जो है इस वीडियो में समझा।